एजाज चौधरी साहब, क्या अब हम ये कह सकते हैं कि बदलते हुए हालात में पाकिस्तान का जो इस वक्त किरदार है वो आलम इस्लाम के एक लीडर का किरदार है। पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो मामलात हैं उनको तय करवाने के लिए बड़ी सरतोड़ कोशिश की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान का और सऊदी अरब का डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा था, बल्कि हाल ही में जो मस्जिद अक्सा की बेहरमती के जो वाक़यात हुए हैं उस पर भी पाकिस्तान ने बहुत मौसर तरीके से आवाज़ बुलंद की है और सोमाली लैंड के इशू पे भी एक स्टैंड लिया हुआ है और भी इशूज़ पे स्टैंड लिया हुआ है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त आलम इस्लाम के एक लीडर के तौर पे उभर के सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, उसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने आलम इस्लाम में अगर इस्लाम के लिए कोई वक़ार में इजाफा किया है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ही है। बाकी तो सारे अपनी सिर्फ नेशनलिस्टिक पॉलिसी सच्ची बात है फॉलो करते हैं। मुझे याद है कि ओआईसी के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनमें वो मुस्लिम मेजॉरिटी ही नहीं है, यानी 7% मुस्लिम, 19% मुस्लिम, 20% मुस्लिम, और वो जनीवा में बैठ के ओआईसी की सारी पोजीशंस के खिलाफ वोट देते थे। तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ये उजागर किया है कि नहीं, जो बड़ी ताकतें हैं मुसलमान मुल्कों की, जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, उनको मिलकर आपस में कोई नया आर्किटेक्चर बनाना चाहिए। और उसकी शुरुआत उस दिन होगी जब यहाँ पे चारों फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और पाकिस्तान के। मे भी इसमें शायद बाद में इजाफा भी हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि डायरेक्शन यही है कि अब ओआईसी के प्लेटफॉर्म की बजाय जो बड़े ममालिक हैं मुसलमानों के, वो मिलकर एक इस खिते में जब भी ये जंग खत्म होगी और जिस तरीके से भी ये जंग खत्म होगी, उनको एक नया आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा। अमेरिका की अपनी जो साख है उसमें भी काफी यानी गिरावट आई है, और साथ ही साथ इसराइल के लिए जो उसके ख्वाब थे वो तो चिकनाचूर हो गए हैं, क्योंकि ईरान गिरा नहीं है, ईरान वहीं पे मौजूद है। जिसका मतलब यह है कि अब वो ग्रेटर इसराइल नहीं बना सकता। और सऊदी अरब का चूंकि उसने शुमाली हिस्सा शामिल किया था अपने ग्रेटर इसराइल के नक्शे में, तो सऊदी अरब भी अब डेट बिल्कुल नहीं करेगा उनको कभी भी रिकग्नाइज। तो मुझे लगता है कि इसराइल के जो रास्ते हैं वो मसदूद हो गए हैं, और जो जो मुसलमान ममालिक हैं, तुर्की है, पाकिस्तान है, शायद उसमें इंडोनेशिया भी आया है और सऊदी अरेबिया है, कुछ गल्फ की रियासतें भी आए, मिस्र भी आए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा फॉर्मिडेबल ब्लॉक सा अब बनने जा रहा है, जो इंशाल्लाह, और उसकी शायद मदद भी चीन से भी होगी और रूस से भी होगी। तो ये एक किस्म का एक नया माहौल बन रहा है जिसमें पाकिस्तान यकीनन एक कलीदी किरदार अदा करेगा। और यकीनन मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि उस नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में पाकिस्तान की एक खास अहमियत होगी। तो आखिरी सवाल मेरा ये है जनरल जाहिद महमूद साहब के, अगर ऐसा हो जाता है जैसा कि एजाज चौधरी साहब बता रहे हैं और पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब और इंडोनेशिया और कुछ दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर एक ऐसा ऑर्डर बनाने में कामयाब हो जाता है कि जिसका मकसद तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो, तो क्या उसमें हम ये तवक्को करें कि मसला कश्मीर के हल के इम्कानात भी वाज़े हो जाएंगे? देखिए, उसको सपोर्ट तो बहुत मिलेगी जी। ऑफ कोर्स एक एक जॉइंट, ये सिर्फ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, आई मीन सिर्फ मिलिट्री रिलेटेड से बढ़कर डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं, और ख़ास तौर पे ये ममालिक मिल के जो रिवाइवल अगर कर सकते हैं यूएन का, उसमें कोई थोड़ी सी जान डाल सकते हैं बाय टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम बिग कंट्रीज जिनका एजाज साहब जिक्र कर रहे हैं, रशिया और चाइना। बट इट विल टेक सम टाइम जी। हमारा ये जो अरब वर्ल्ड का कल्चर है ना, हामिद मीर साहब, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ इनको ज़रा माइंड सेट चेंज करने में थोड़ी देर लगती है जी। इनका वो कहते हैं नया आइडिया तो शायद उनके जहन में डालना आसान हो, लेकिन ये जो पुरानी एनिमोसिटी है, इनके पर्सनल प्रेस्टीजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें आड़े आ जाती हैं जी। और हर कंट्री का कुछ ना कुछ इंटरनल कंपटीशन लगा हुआ है। आपने देखा है कि अभी विद इन मिडल ईस्ट ऑल्सो ये जो यूएई और सऊदी अरेबिया की एक कंटेस्टेशन शुरू हो गई है। आई एम श्योर इसको और भी हवा दी जाएगी, इसको कोशिश की जाएगी कि ये जितने डिवीजन में रहे हैं, हमने रिसेंट पास्ट में एक्टिविटीज़ देखी हैं, अनफॉर्चुनेट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो जब तक ये पूरी सोच एक उनमें बैठेगी नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक पावर भी तो आपको करना ही क्रिएट करनी होगी ना। एक विदाउट इकोनॉमी अगर ये ममालिक सारे इंडिपेंडेंटली आईएमएफ पे और ब्रिटेन विद इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो फिर पॉलिसीज भी वहीं से इम्पैक्ट होंगी, वो कभी भी इनको जुड़ने नहीं देंगे। फिर टर्किया ने डिसाइड करना है कि वो किधर खड़ा होगा, दैट इज़ अ मेजर कंट्री। विद उर्दगान तो हमें चीज़ें समझ आती हैं। एक एक पूरी कंट्री की जो सोच है उसको ज़रा एनालाइज करने की ज़रूरत होती है कि ओवरऑल अकम्युलेटिव सोच भी पाई जाती है कि नहीं।
जब तक ये सोच अवाम में नहीं जाती, पीपल में नहीं जाती, योर पॉलिसीज कैन नॉट बी क्राफ्टेड इफेक्टिवली जी। ठीक तो है। चीजें नहीं है, राइट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन उनको ये बताने की जरूरत है कि इस आर्किटेक्चर में जुड़ने के बाद वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर कर रहे हैं। तो आपने ठीक। उस डिप्लोमेसी में बताना होता है कि व्हाट इज फॉर यू इन दिस होल थिंग। तो ठीक। उनकी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी सबकी फंसी हुई है जी, पैसा आपके पास बहुत है लेकिन उनके इश्यूज हैं। और ये जो कतर में इंसिडेंट हुए जब इसराइल ने अटैक किया, ये जो अभी रिसेंट वार है, बहुत से कंक्लूजन्स हैं, बहुत से लेसन्स हैं। अगर तो उन्होंने सही लर्न कर लिए और कलेक्टिवली इस तरफ आने की कोशिश की, तो आफ्टर 10-15 ईयर्स हम एक नया नया नक्शा देखते हैं, ये चीज़ों को जुड़ते हुए और आगे अमल करते हुए देख रहे होते हैं जी। बहुत बिल्कुल बहुत सही। शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद साहब। मीर साहब, मैं एक नाम भूल गया था बीच में से, वो जरूर शायद शामिल करना जरूरी जी। है। वो है ईरान का। हाँ वो जी। भी यस, बीच में शामिल होना यस, चाहिए, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि ठीक एक है। बगैर नहीं होता। इत्तेहादी बन रहा, पूरी मुसलमान दुनिया के लिए बन रहा बिल्कुल बनना ठीक है चाहिए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद चौधरी साहब और जनरल साहब। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे इतनी अहमियत मिल रही है, यकीनन इसके पीछे जो मार्का हक में कामयाबी है उसका भी किरदार है। लेकिन जो मार्का हक में जो कामयाबी थी उसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद था। पाकिस्तान की तमाम जो बड़ी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम मकातब फ़िक्र हैं, सब तमाम इदारे एक पेज पे आ गए थे और उस इत्तेहाद की वजह से भारत को शिकस्त हुई थी। वो इत्तेहाद जो है वो अब हमें कायम नज़र नहीं आ रहा। उस इत्तेहाद को दोबारा कायम करने की ज़रूरत है।